Hello guys, now we will discuss the frequency response of the transistors. इसमें अब हम frequency response जो bandwidth पहले मैंने आपको पढ़ाई थी ना कि जिसमें एक हाई बैंडविड्थ होती है एक लो बैंडविड्थ होती है, उन दोनों का डिफरेंस होती है बैंडविड्थ, वो वाली जो कर्व थी। ठीक है, तो अब हम बनाने ही जाएंगे कि इस सर्किट में, ये सर्किट तो हमने काफ़ी कर लिया ना, वोल्टेज डिवाइडेड बाइसिंग वाला। ठीक है, तो ये तो हमने जो है इस तरह का एग्जांपल भी की हुई है कि ये वोल्टेज जो है हमें अगर गिवन हो 0.7 ऐड कर लें तो इधर आ जाएगा, और इसके अलावा वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। R2/R1 प्लस R2 इंटू VCC, वो वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, उसमें से 0.7 माइनस कर दोगे तो इधर आ जाएगा। और यहाँ से करंट कैसे निकालोगे? करंट होगा V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V ओवर आर, वहाँ से आई ई निकल आएगा। और अगर ये जो R डैश ई है इसके अंदर, वो कैसे निकालते हैं? VT ओवर आई ई करके, ऐसे ही है ना, ये सारा हमने इसको स्टडी किया। और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की गेन इसकी क्या होगी? माइनस आर सी पैरेलल विद आर एल तकसीम आर डैश ई, जो छोटी है क्योंकि ये बाईपास हो रही है कैपेसिटर से, ये नहीं उसमें आएगी। सही है, तो अब इसमें सर्किट में देखें कितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इस सर्किट के अंदर, जो है 5 कैपेसिटर लगे हैं। कैपेसिटर कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं भाई। तो एक ये कैपेसिटर है C1 और एक ये है C2 और दिस इज C3। इसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, ये कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। ये कपलिंग में हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो कॉजिएंट पॉइंट है एक स्टेज का दूसरी स्टेज से दूर ही रहे भाई, यानी एक स्टेज की वजह से दूसरी स्टेज का जो क्यू पॉइंट है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं? इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे गेन कम हो जाती है आपकी। क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो गेन क्या होगी? माइनस आर सी पैरेलल आर एल डिवाइडेड बाई आर डैश ई प्लस आर ई। सही है, तो ये लगाने से क्या होगा कि ये शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे ये या मिड फ्रिक्वेंसी पे ये शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट एनीथिंग शॉर्ट विद द पैरेलल रेजिस्टेंस, तो उसको शॉर्ट कर देगी। ठीक है, तो कपलिंग कैपेसिटर्स आर इन सीरीज विद द सिग्नल एंड दे आर पार्ट ऑफ द हाई पास फिल्टर नेटवर्क। हाई पास होता है ना कैपेसिटर, आपको पता है हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी लाइक डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो दे अफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर। यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह का है, ये ज़रा इस पर ज़रा गौर करेंगे। अगर ऐसा है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसमें एक ये फ्रीक्वेंसी होती है, एक ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको कहते हैं एफ एच, एफ हाई, और ये होती है एफ लो। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी वो बात कर रहा है, दे इफेक्ट दी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और इसका फार्मूला क्या होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC। ठीक है, या अगर आपने एफ निकालना है तो वो क्या होगा? 1/2πRC। सही है, ये फार्मूले हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं। तो अब इसमें देखें कि दे इफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर। द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द C1 इज अ हाई पास फिल्टर। C1 का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा कि C1 और उसके साथ जितने रेजिस्टेंस वो देख रहा है, इधर ध्यान दें यार प्लीज, कितनी रेजिस्टेंस देख रहा है? R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा आर पाई, ये वाली आर पाई जो होगी, क्योंकि इसमें ये कैपेसिटर क्या कर रहा है? इसको शॉर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट कर रहा है ना इसको, तो ये नहीं आएगी उसमें, सिर्फ इतनी आएगी यहाँ पे। उसको बीटा से ज़रब देंगे, इसको आर पाई कहते हैं। आर पाई क्या कहते हैं? आर पाई, ये पता होना चाहिए। अब आपको एसी एनालिसिस में ये करवा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जनाब यहाँ से वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है, देखो आर इन कह दिया उसको मैंने, और ये आपका हो गया वी इन, C1 आर इन। तो C3 एंड C3 जो है, ये जो C3 है, ये भी क्या करेगा? ये भी लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ही बनाएगा। देखो कुछ कैपेसिटर तो आंखों से नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे 3, इसके अंदर भी कैपेसिटेंसेज हैं। मसलन इस और इस टर्मिनल के दरमियान भी कैपेसिटेंस होती है, इस और इस टर्मिनल के दरमियान भी एक कैपेसिटेंस है। समझ रहे हैं बात को? उस कैपेसिटेंस को जो है ये जो कैपेसिटेंस है, ये वाली और ये वाली, इससे हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनता है जो आपको नज़र नहीं आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपको नज़र नहीं आ रही वो आपकी आगे मैं दिखाऊंगा, वो टर्मिनल्स के दरमियान होती है। सी जैसे बी ई के दरमियान होगी और सी बी सी के दरमियान होगी, इनपुट और आउटपुट के दरमियान। तो उसको हम तोड़ते हैं फिर, जिसको कहते हैं माइलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? माइलर इफेक्ट। उस पर अभी हम जाएंगे। अच्छा, तो पहले इसको देख लें आंखों से। हमें ये नज़र आ रहा है C1, C3, C2, इनसे जो बन रहा है हाई पास फिल्टर बन रहा है, और इनसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की लो इफेक्ट। अच्छा, अब वैसे सोचने वाली बात है, 3 अगर कैपेसिटर्स हैं तो इससे 3 ही फ्रीक्वेंसी निकलेंगे ना फिर। एक ये FL1, FL2, FL3। तो इसमें से आपने FL किसको कहना है कि ये मेरी FL है? जो सबसे आगे होगी। मसलन अगर ये 2, 3 निकलती हैं,
तो सबसे इधर वाली ये वाली आप इसको बोलेंगे कि ये। इसी तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी अगर आपकी मल्टीपल निकलती हैं तो कौन सी वाली लेनी है जो सबसे ये उनमें कम वाली है, तो इसके दरमियान वाले रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं जी। C3RC प्लस RL फॉर्म अनदर हाई पास फिल्टर। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ बाईपास कैपेसिटर क्या होता है, बाईपास कैपेसिटर रिड्यूसेस द गेन एट लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बाईपास कैपेसिटर कॉजेज रिड्यूस्ड गेन एट लो फ्रीक्वेंसीज एंड हैज अ हाई पास फिल्टर रिस्पॉन्स। द रेजिस्टर्स सीन बाय द बाईपास कैपेसिटर इंक्लूड RE, R डैश E एंड द बाइस रेजिस्टर्स। द इक्विवेलेंट हाई पास फिल्टर सर्किट C2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो C2 का इक्विवेलेंट देखते हैं हम। C2 का जो यहाँ से इसको नजर आ रही है, यहाँ से इसको एक तो ये नजर आ रही है और एक यूं लगी हुई है, यूं, जो कि ग्राउंड हो रही है, तो दोनों पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, आर ई पैरेलल विद आर डैश ई, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, प्लस ये सीरीज में इसके साथ होगी, यानी ये यूं वाली सारी टोटल, ये यूं वाली टोटल और एक ये वाली आर ई पैरेलल विद आर डैश ई प्लस R1 पैरेलल विद R2। ठीक है, और अगर कोई और भी है, RS भी है फॉर एग्जांपल, पैरेलल विद RS तकसीम बीटा, क्योंकि उसको आप इस तरफ खींच रहे ना, ये देखो R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS तकसीम बीटा। ठीक है, वो ये वाली जो है, ये वाली, उसको आप इधर ले आए हो ना, प्लस R डैश E पैरेलल विद RE। ठीक है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपने जो है, इसमें यही मसला है, इन सवालों के अंदर आपको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालो, तो ये फार्मूले फिर आपको क्लियर होने चाहिए कि ये मैंने कैसे निकालना है, C1 का कैसे निकालना है, C2 का कैसे निकालना है, C3 का कैसे निकालना है। ये किसका है, C2 का। ठीक है, तो हाउ वुड एन एमीटर स्वैम्पिंग रेजिस्टर अफेक्ट द रिस्पॉन्स, FC वुड बी लोअर ड्यू टू इंक्रीज्ड R। तो आप R बढ़ा रहे हैं, उससे आपकी जो FC है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, जो 3 dB पॉइंट कह लें आप उसका, वो कम हो जाएगा। माइलर्स थ्योरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो बीजेटी के एनालिसिस जो आप कर रहे हैं, इसको ज़रा गौर से सुने। माइलर थ्योरम क्या कहते हैं, देखो इनपुट और आउटपुट है एक एम्पलीफायर, इसको हम एम्पलीफायर कहते हैं, इसकी गेन क्या है, AB वोल्टेज गेन। ठीक है, अब इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है, इसमें कैपेसिटेंस पाई जाती है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी आप इसको कह लें। वो जो कैपेसिटेंस है जो हिडन है, आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन है, पाई जाती है। तो एक इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इसको इनपुट साइड के अलग कर दें, आउटपुट साइड के अलग कर दें, क्यों, ताकि एनालिसिस में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली माइलर थ्योरम कि जो इनपुट और आउटपुट की कैपेसिटेंस एक है उसको तोड़ना। ठीक है, तो कैसे इसको कहते हैं, माइलर थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स the capacitance between the input and output is equivalent to separate input and output capacitances to the ground। अब वो कैसे निकालते हैं, ये जो गेन है, ये वाली जो कैपेसिटेंस होगी आपकी, ये वाली जो होगी, ये क्या होगी, C इंटू AB प्लस वन। हाँ जी, AB प्लस वन, गेन के अंदर एक ऐड कर दें और उसको C से ज़रब दे दें, यानी ये ज़रा बड़ी हो जाएगी, बड़ी है। लेकिन जो परली तरफ वाली होगी कैपेसिटेंस, वो क्या होगी, C इंटू AB प्लस वन ओवर AB, यानी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये तकरीबन उतनी ही होगी जितनी ये तकरीबन है। AB प्लस वन ओवर AB से बहुत कम वैल्यू आएगी आपकी, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वन ही होगा। तो ये जो होगा अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, लेकिन ये वाली बढ़ जाएगी आपकी इनपुट की। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर, एक और बात है, कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हों तो वो जमा होते हैं या वो रिड्यूस होते हैं। पैरेलल में कैपेसिटर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, रेजिस्टर जो होती हैं वो कम होती है, इंडक्टर कम होती है, पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होते हैं। सही है, तो ये कैपेसिटेंस एक यहाँ से निकल आई, दूसरा अगर आपको एक और कैपेसिटर यहाँ कोई लगा हुआ है पैरेलल में, तो ये उसके साथ जमा होगी, क्या होगी, जमा होगी। अच्छा जी, AB is the absolute value of the gain for the input capacitance. The gain has a large effect on the equivalent capacitance, which is an important consideration when using inverting amplifiers. अच्छा, अब ये जरा सर्किट देखें, ये देखें, एक ही कौन सी है कैपेसिटेंस, BE, बेस और एमीटर वाली कैपेसिटेंस है। ठीक है, और एक कैपेसिटेंस है बेस और कलेक्टर वाली, ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट। माइलर थ्योरम क्या कहेगा, इसको तोड़ दो जो इनपुट से आउटपुट पे कनेक्टेड है, तो इधर कितनी आ जाएगी, CBC इंटू AB प्लस वन। सही है,
और वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ऐड। और इधर कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वही आएगी, सी बी सी ए बी प्लस वन ओवर ए बी आर सी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नोटिस दैट द इफेक्ट ऑफ माइलर्स थ्योरम इज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू द ग्राउंड व्हिच शंट्स द हाई फ्रीक्वेंसीज टू द ग्राउंड एंड रिड्यूसेस द गेन एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। अच्छा, अब एवी कैसे निकालना है, ये बड़ा मसला है इसका। मसला क्या है, एवी कैसे निकालते हैं एम्पलीफायर का, कॉमन एमिटर का, माइनस आउटपुट साइड के रेजिस्टेंस उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय आर डैश ई, ठीक है। तो वहां से या तो गेन आपको गिवन होगी, अगर गेन गिवन ना हो तो आपने इस तरह निकाल लेनी है, ठीक है। तो व्हाट इज द इनपुट कैपेसिटेंस फॉर 2N3904 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद अ गेन ऑफ 25, इसमें गेन गिवन है आपको, सही है, 25 की गेन है, यानी एवी आपकी कितने 25 है। अज्यूम द वैल्यूज ऑफ सीबीसी एंड सीबीई। तो इनपुट कैपेसिटेंस क्या होगी भाई इसकी, तो सी इन जो इनपुट साइड की कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, सी बी ई प्लस सी बी सी वन प्लस ए वी। सी बी ई कितना है इसका गिवन, बेस मीटर का 6 पिको फैरेड। अच्छा, ये हिडन है, ये देखें 5, वो आपने वैसे आंसर सही किया था, 5 5 बेसिकली 3 आपको आंखों से नजर आ रहे थे कैपेसिटर, C1 C2 C3, और अंदर की कैपेसिटेंस जो है वो हिडन थी, वो भी अब हम उस पर काम कर रहे हैं, ये अंदर वाली हिडन कैपेसिटेंसेज है, ठीक है, ये आपको आंखों से नजर नहीं आ रही, सही है। तो CBE कितना हो गया 6 पिको फैरेड प्लस CBC कितना आ गया, CBC कितना है 4 पिको फैरेड और 1 प्लस 25, तो इसके जनाब 6 पिको फैरेड प्लस 4 पिको फैरेड इंटू 1 प्लस 25, 6 प्लस 4 इंटू 26, इसको करो यार कैलकुलेट, कितना आ रहा है 26 4 कितना आ रहा है पिको फैरेड में, इसको बताओ ना कितने आ रहा है, 110 पिको फैरेड आ रहा है, सही 110 पिको फैरेड, सही है। तो ये आपकी सी इन आ जाएगी, सी इन, और आपकी जो आउटपुट साइड की क्या होगी, सी बी सी इंटू ए वी प्लस वन ओवर ए वी, यानी 26/25 इंटू सी बी सी। सी बी सी कितना है आपका 4 पिको फैरेड, सही है। तो ये था जनाब माइलर्स का थ्योरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है इन कैपेसिटिवली कपल्ड एम्पलीफायर्स, the coupling and bypass capacitors affect the low frequency cutoff. These capacitors form a high pass filter with circuit resistances. A typical BJT amplifier has 3 high pass filters. देखें C1 C2 C3, C1 C2 C3 ये आपके क्या है कपलिंग कैपेसिटर, ये आपका बाईपास कैपेसिटर है। ये हाई पास फिल्टर सारे बनेंगे क्योंकि कैपेसिटर इज अ हाई पास फिल्टर, और हाई पास फिल्टर बनेंगे, और कौन सा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में किस फ्रीक्वेंसी को ये इफेक्ट कर रहे होंगे, लो साइड की फ्रीक्वेंसी को। 3 निकलेंगी F1 F2 और F3, आप कह लें FC1 FC2 FC3 क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 3 निकलेंगी। और उसमें जो 3 में से मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो बनेगा, ठीक है, इसमें अगर 3 होंगी तो इसमें से ये सबसे आगे वाली लेनी है और इसमें आपने पीछे वाली लेनी है हाई साइड से। अब ये वाली कहाँ से निकलेंगी, ये माइलर थ्योरम वाली कैपेसिटेंस से निकलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये किससे निकलेगा, जो माइलर वाली कैपेसिटेंस है उससे निकलेगा, और ये जो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये किससे निकलेगा, C1 C2 C3 से, ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल द इनपुट कपलिंग कैपेसिटर फॉर्म्स अ हाई पास फिल्टर विद द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। अब इसमें देखें कि C1 इंटू आर सी, यानी 1/2πRC हमने करना है F निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें C पता होना चाहिए। जैसे ये C1 आ जाएगा 1/2πRC, यानी C1 इंटू, अब R इन इसमें देखें क्या होगी, R इन तो ये होगी R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद, ये देखो ये शॉर्ट कर है ना इसको आर ई को, तो क्या होगा सिंपल आर पाई, आर पाई क्या होगी बीटा इंटू आर डैश ई, ठीक है। तो ये देखें R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद आर इन बेस, आर इन बेस क्या होता है, आर पाई को कहते हैं, ठीक है, आर पाई। अगर ये कैपेसिटर ना लगा होता है C2 तो फिर ये भी इंक्लूड होनी थी, क्योंकि ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि इसको शॉर्ट करा देगा। तो आगे चलते हैं जनाब। व्हाट इज़ द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू C1, C1 की वजह से R डैश ई उसने गिवन है। अच्छा, अगर R डैश ई ना गिवन हो तो क्या फार्मूला होता है कि R डैश ई इज इक्वल टू VT ओवर IE, VT ओवर IE, सही है। तो IE कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग करके यहाँ का वोल्टेज निकालो, उससे 0.7 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, VE आ जाएगा, VE पे हमला लगा दो तो वहाँ से IE निकल आएगा, सही है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, व्हाट इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू C1, अज्यूम R डैश इज 3.5 ओम एंड बीटा कितना 200। अब इसमें दो आरईज हैं, देखें डबल आ रही है, RE1 RE2, तो इसमें से बाईपास कौन सी होगी, ये वाली इसमें आएगी, आर बेस के अंदर जो होगी ना, आर बेस, उसमें क्या आएगी, बीटा इंटू आर डैश ई प्लस RE1। तो इस बीटा को अंदर जरब दे दो तो ये बन जाएगा R पाई प्लस बीटा इंटू RE1, बढ़ जाएगी इनपुट रेजिस्टेंस, पैरेलल विद 10K, पैरेलल विद 4.7K। सही है, उसको वो आपकी R इन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने कि फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लगाना है, 1/2πRC, 1/2πRC, और ओमेगा के लिए 1/RC करते हैं, वो रेडियन पर सेकंड में होता है, ये हर्ट्ज में निकलेगा आपका। ठीक है, तो R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा इंटू RE1 प्लस R डैश ई, 10K 4.7 के 200 100 जमा 3.5 2.77 किलो हमारी है। 1/2πRC क्या होगा, 1/2πR इंटू सी, 1 माइक्रो का है, हाँ ये देखो 1 माइक्रो का लगा हुआ है, 57 हर्ट्ज आ रहा है, लो फ्रिक्वेंसी है ना, 57 हर्ट्ज। अब इसकी वजह से भी निकालो, इसकी वजह से भी निकाल सकते हो, इसकी वजह से भी निकाल सकते हो, ये हम बारी बारी देखते हैं। फिर तीन आपके पास लो फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी, मसलन एक आती है फॉर एग्जांपल 57, एक आती है 56, एक होती है 55। तो कौन सी वाली आप कंसीडर करोगे लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में, जो सी सबसे ज़्यादा वाली है, लो में सबसे ज़्यादा वाली 57 को कंसिडर करोगे। सही है, और हाई फ्रीक्वेंसी में जब आप निकालोगे तो उसमें सबसे कम वाली, पीछे पीछे वाली, ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है, तो ये 57 हर्ट्ज आ गया। अच्छा जी, फॉर द सर्किट इन द फिगर 1011 कैलकुलेट द लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द इनपुट आरसी सर्किट। ये जो इनपुट आरसी सर्किट है, अज्यूम R डैश ई 9.6 ओम दे दिया उसने, बीटा 200 है, नोटिस दैट द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस RE1 इज यूज्ड, ये इसमें काउंट होगी। तो इसका उससे वही फार्मूला लगाएं जो पीछे लगे हैं, ये प्रैक्टिकल एक सर्किट है उसमें देखते हैं हम। तो R in इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा इंटू R डैश ई प्लस RE1, कितना आ रहा है 5.6 के। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2π R in इंटू C 1.1 माइक्रो। तो ये आपकी कितनी आ रही है, 282 हर्ट्ज, कितनी आ रही है, 282 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में देखें, अब इसमें द बीजेटी एम्पलीफायर हैज 3 हाई पास आरसी सर्किट्स दैट अफेक्ट इट्स गेन एज द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बिलो द मिड रेंज। These are shown in the low frequency AC equivalent circuit in the figure. Unlike the AC equivalent circuit which represented mid-range response, the lower frequency equivalent circuit retains the coupling and bypass capacitors because XC is not small enough to neglect when सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज सफिशेंटली लो। यानी लो फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं आप उसको कर सकते, हाई फ्रीक्वेंसी पे आप उसको कर सकते हो, जैसे अब आपका ये सर्किट है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब उसमें C1 है। अब यहाँ से देखें, अगर आप जो C1 के लिए आपकी जो है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, आप ये वाले ये आ रहे हैं, आप यहाँ से इसको देख रहे होगे, दिस इज आर इन, और यहाँ से देख रहे होगे आप इस कैपेसिटर की आर इन। ठीक है, और इस कैपेसिटर के लिए आर इन आप यहाँ से देख रहे होगे। सही है, कहाँ से देख रहे होगे, यहाँ से देख रहे होगे। तो अब इसमें द लो फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 3 हाई पास एसी फिल्टर सर्किट्स। ठीक है, अब इसमें लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या आ जाएगा, द आउटपुट आरसी सर्किट इज कंपोज्ड ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कलेक्टर एंड लोड रेजिस्टेंसेस विद द आउटपुट कैपेसिटर, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द आउटपुट सर्किट इज। अच्छा, अब देखो, अब हम C3 पर आ गए, C1 की वजह से निकला ही ना, R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद R बेस। सही है, उसको 1/2πRC करनी है। अब इसमें क्या होगा, 1/2πRC C3 हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस कैपेसिटर को आप इधर पीछे ले आओ और रेजिस्टेंस को यूं ले आओ, तो ये यूं समझ लें कि ये सीरीज में आपका यूं कनेक्शन बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आगे आ रहा है। तो 1/2πRC प्लस RL इंटू C3। ठीक है, तो ये देखें आप, यहाँ से देखें इसको, ये यहाँ से आप इसको देख रहे हैं ना ऐसे, तो C3 आपका यूं लगा हुआ है, ये RC आ गया। ठीक है, ये RL आ गया। तो इसमें आप जो है कैपेसिटेंस और ये आपका RC, ठीक है, ये बेसिकली करंट सोर्स है ना, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, ये वोल्टेज सोर्स, वो थेवेनिन नॉर्टन टाइप चीज़। ठीक है, तो ये RC आप कह लें और RL, तो RC RL को ऐड कर दें और C3 के साथ, तो 1/2πRC प्लस RL इंटू C3। तो इससे भी आपकी एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी और वो लो ही निकलेगी, लो फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ठीक है, उसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर कैलकुलेट द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द आउटपुट आरसी सर्किट। अब ये C3 कितना है, 0.33 माइक्रो एफ है, तो इसकी वजह से निकालने 1/2 पाई आर सी प्लस आर एल। करो यार इसको जमा, 3.9 प्लस 5.6, ये मेरे ख्याल 9 किलो ओम आ जाएगी, 9 किलो ओम आ जाएगी। अच्छा 9, ये इसको दोनों को जमा करो और 1/2 पाई आर सी करें, जरा कितने हर्ट्ज आती है बताएं, फटाफट बताएं। 9.5 आ गई, 9.5, 1/2 पाई 9.5 किलो ज़रब 0.33 माइक्रो, 50.7, यानी ये भी लो फ्रिक्वेंसी ही है। और मैंने आपको बताया कि हाँ जी 50.7, 50.8 इसने लिखा है, 7 करके आगे कुछ होगा, उससे ज़्यादा होगा, 5 से अब, हाँ उसने राउंड ऑफ कर दिया ना उसको, तो 50.8 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, C1 की वजह से भी निकाली, C2 की वजह से भी निकाली, अब C3 की वजह से। अब कौन सा रह गया, C2 रह गई। अब C2 का देखते हैं, C2 कैसे निकालना है। ये देखो C2, द बाईपास आरसी सर्किट रिस्पॉन्स कैन बी फाउंड बाय ऑब्जर्विंग द चार्ज डिस्चार्ज पाथ्स। तो यहाँ से आप देख रहे हो वही होगा, यहाँ से RE2 पैरेलल विद दिस, ये पाथ बन जाएगा। यानी ये देखें ज़रा, RE1 प्लस R' प्लस R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS इफ एनी, उसको बीटा से तकसीम कर दें, इधर लें। इसकी समझ आ गई, यानी यूं RE1 प्लस R' प्लस ये यहाँ पे जो वो देख रहा होगा रेजिस्टेंस, वो क्या होगी, R1 पैरेलल विद R2, और उसको जब इधर खींचोगे यानी इस तरफ देखोगे तो बीटा से तकसीम होता है, और अगर इधर से देखो यहाँ पे तो वो बीटा से ज़रब खाता है। ठीक है, ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सही है। तो फॉर दिस सर्किट देयर इज वन पाथ थ्रू द RE2, सेकंड पाथ गोज फ्रॉम द RE1 R' and the parallel combination of bias and source resistances. The total resistance of the paths can be found by R equivalent is equal to RE2 parallel with R1 parallel with R2 parallel with RS if any, ठीक है, और डिवाइड बाय बीटा प्लस R' E प्लस RE1। यहाँ से देख रहे हो ना आप, यहाँ से, सही है, ठीक है। सर्किट मैंने आपको क्या कहा था, सर्किट है, सारा सर्किट ही आ रहा है, आ जाके घूम फिर के, ओके। तो इसकी निकाल लें जनाब आप। तो ये उसने डायग्राम से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि जो है आपकी जो ये रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे अगर कैपेसिटर लगाओ तो वो हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, वही बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से आपने देखनी है रेजिस्टेंस, तो बेसिकली दिस, ठीक है, पैरेलल विद दिस, यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ से तो ये पैरेलल विद R' प्लस R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS डिवाइड बाय बीटा, ये देखें यहाँ से ये। तो ये जनाब आपका, आगे चलते हैं हम फर्दर। तो ये देखें ये आपका निकल आता है इक्विवेलेंट कि R' प्लस R थेवेनिन ओवर बीटा। R थेवेनिन इसका क्या होगा, R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS। R थेवेनिन क्या होती है कि थेवेनिन का पता ही ना, कि थेवेनिन ये होता है कि कोई भी सर्किट हो ना आपका, जैसा मर्जी हो, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस। तो हम, आपको पता होना चाहिए थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, बड़े भाई इंपॉर्टेंट है थेवेनिन। तो थेवेनिन वोल्टेज आप कैसे फाइंड करते हैं, और आर थेवेनिन क्या होती है, सब वोल्टेजेस को ग्राउंड कर देते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। यानी सर्किट में जो भी गंद मचा हुआ है मुझे नहीं पता, मुझे ओवरऑल ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है, बस ये इसका मतलब है। भाई मैनू नहीं पता कि कुछ होया, लेकिन अगर मैं उसको सीधा सीधा देखूं तो इतना वोल्टेज सोर्स है बी थेवेनिन और इतनी रेजिस्टेंस है। और अगर नॉर्टन में देखें तो भाई इतना करंट सोर्स है और इतनी शंट में उसकी रेजिस्टेंस है, और इसको आप आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपको आने चाहिए थेवेनिन नॉर्टन। तो यहाँ से सारा कुछ सिंप्लीफाई कर करा के क्या बच जाता है, आर ई। देखो इसमें RE1 RE2 नहीं है, इसमें एक ही RE है, तो क्या होगा कि RE पैरेलल विद R' प्लस R थेवेनिन ओवर बीटा। यहां से देख रहे हो ना तो बीटा से डिवाइड होगा, यहां से देखोगे तो बीटा से ज़रब होगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू बाईपास RC। अब जब भी मैंने बाईपास का वर्ड यूज करना है तो कौन सा कैपेसिटर है इसमें, C1 है, C3 है, C2 है, कौन सा है बाईपास कैपेसिटर, C2 है, ये है, क्योंकि ये इसको बाईपास। अब इसमें देखें रेजिस्टेंस कितनी है,
दो हैं, RE1 RE2, आर स्प्लिट है, स्प्लिट आ रही है, तो ये तो हो जाएगी बाईपास, इसको तो नहीं काउंट करना है, लेकिन ये नहीं होगी भाई, इसको काउंट करना है अपने। तो ये आप देख लें। अच्छा, इसमें जो जब 1/2 पाई आर सी निकालना, तो आर वो जो इन होगा उसमें क्या होगा कि RE2 पैरेलल विद RE1 प्लस R डैश E पैरेलल विद R1 पैरेलल विद R2 तकसीम बीटा। RS है इसमें, RS गिवन है, हाँ RS भी है, पैरेलल विद RS तकसीम बीटा। तो RE2 पैरेलल विद R1 पैरेलल विद RE2 R2 पैरेलल विद RS बी तकसीम बीटा प्लस R डैश E प्लस RE1। तो ये देखें, ये तकरीबन 79.7 ओम आती है, और 1/2 पाई आर से अगर आप करें तो ये 42.5 हर्ट्ज। तो देखें, अब जरा पॉइंट नोट करें, एक है 42.5, दूसरी क्या थी 50.8, तीसरी थी 57। तो कौन से वाली लेंगे आप, डोमिनेंट कौन सी होगी लो फ्रीक्वेंसी, 57 वाली, जो यहाँ पे आगे आगे वाली है 57 वाली, सही है। तो ये जनाब, अब आप हमने तीनों सर्किट्स कर लिए, यानी C1 की वजह से पहले हमने C1 निकाला, फिर हमने C3 निकाला 1/2 पाई RL प्लस RC, और फिर तीसरा हमने ये निकाला 1/2 पाई C2 इंटू R इक्विवेलेंट, जो कि ये आपके सामने आ रहा है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फॉर द सर्किट, अब वही एग्जांपल है, वही सर्किट है, देखें RE1 है और RE2 है, इसका निकाल लें। RE2 पैरेलल विद RE1 प्लस R डैश E प्लस R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS। अब इसमें वैसे भी देखें R1 R2 कितनी बड़ी बड़ी है, RS 600 है, तो इसका आंसर 600 से भी कम आएगा, सही है। तकसीम बीटा, बीटा कितना है 200 है, R डैश E गिवन है 9.6 है, तो 9.6 प्लस 33 ओम प्लस 68 के पैरेलल विद 22 के पैरेलल विद 600 तकसीम 200, ठीक है, पैरेलल विद RE2, सही है। तो ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें टाइम लगना है आपको कैलकुलेशंस के अंदर, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे उसमें टाइम लगना। तो आपने फार्मूला क्या होता है, 1/R इन इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह करके, नहीं तो दो दो को करके सॉल्व कर लो। वो क्या होगा, R1 ज़रा R2/R1 प्लस R2, पहले दो को करो फिर उसको तीसरी के साथ कर लो, ये आसान है थोड़ा, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका R इन कितनी निकल रही है मीटर से, अगर हम देखें यूँ देखें तो ये निकल रही है R डैश प्लस RE1 प्लस R7 ओवर बीटा। तो ये देखिए, ये निकला है 45.5 ओम, और 1/2 पाई RC कर दें C2, तो ये 100 माइक्रो, और साथ में ये 45.5 पैरेलल विद 1.5 के इंटू 2 पाई, तो ये आ रहा है 36 हर्ट्ज। यहाँ पे कितना आ रहा है 36 हर्ट्ज, इस एग्जाम्पल के अंदर 36 हर्ट्ज आ रहा है। अच्छा, अब हम ये था लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फिल्टर है हाई पास फिल्टर, RC फिल्टर हाई पास फिल्टर होता है, और निकल कौन से रही है, जो ओवरऑल आपका BJT की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें लो साइड की अभी निकली है। अब हम हाई साइड की निकालेंगे, वो उन कैपेसिटेंस से निकलेंगी जो नज़र आती हैं या नहीं आती, जो नज़र नहीं आती, माइलर इफेक्ट से हम उसको निकालेंगे, ठीक है। जो इन द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर्स, द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स आर ट्रीटेड एज इफेक्टिवली शॉर्ट्स एंड डू नॉट अपीयर इन द इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें बस आपने इसको कंसिडर करना है, ये जो आपके ये वाली है CBE और CBC। CBE क्या होगी, ये जस्ट इसमें ऐड होगी, किसमें ऐड होगी, जो आप इसको तोड़ेंगे। CBC बेस इनपुट है, कलेक्टर आउटपुट है ना, तो CBC, ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये, ठीक है, कॉमन एमिटर वाला। तो इसमें इसमें अगर आप देखें तो ये CBC इधर क्या आ जाएगा, AV प्लस 1 इंटू CBC, ये वाली, और ये वाली क्या आ जाएगी, AV प्लस 1 ओवर AV इंटू CBC, सही है। ये इस साइड वाली आ जाएगी और इस साइड वाली आ जाएगी। तो ये वाला आपका सर्किट है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखते हैं हमने कैसे उसको निकालना है। तो R1 पैरेलल विद R2, ठीक है, और उसके साथ ये RS है, ये भी इफेक्टिवली ग्राउंड होगा। तो अब हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं इसकी थोड़ी सी। द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स इंटरनल, देखें क्या कहते हैं उसको, इंटरनल कैपेसिटेंस एंड द माइलर इफेक्ट, ये वर्ड याद रखना है, माइलर इफेक्ट। वो क्या है कि जो इनपुट से आउटपुट के दरमियान जो कैपेसिटेंस है उसको हमने तोड़ दिया, इनपुट की अलहदा कर दी, आउटपुट की अलहदा कर दी। तो द इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट इज शोन फॉर अ वोल्टेज डिवाइडर बाइस्ड कॉमन एमिटर विद अ फुली बाईपास्ड एमिटर रेजिस्टर। अच्छा जी, एमिटर रेजिस्टेंस फुली बाईपास हो गई है, और ये R1 पैरेलल विद R2 और ये RS आ गई आपकी,
ये आपकी आ गई सी इन माइलर, सी इन माइलर क्या हो गई, सी इन माइलर इज इक्वल टू ए वी प्लस वन इंटू सी बी सी, ठीक है। और साथ सी बी ई आपको गिवन होगी, दो कैपेसिटेंस आपको गिवन होंगी, सी बी ई गिवन होगी और सी बी सी गिवन होगी, साथ गेन गिवन होगा, या गेन अगर गिवन नहीं है तो निकालना है। कॉमन एमीटर का आपको गेन मैंने बताया हुआ कैसे निकालते हैं। तो सी आउट क्या होगी, ये होगी ए वी प्लस वन ओवर ए वी इंटू सी बी सी, ठीक है। और ये आर सी इसके साथ क्या लगेगा, आर सी पैरेलल विद आर एल। If there is an unbypassed emitter resistor such as RE1 in the earlier circuit is shown in the emitter can X to increase the R dash and reduce the FC। तो अगर बाईपास कैपेसिटर नहीं लगा हुआ तो ये आ जाएगी सर्किट में, ठीक है। ये क्या करेगी, ये सर्किट में आएगी और इसके आने से क्या होगा कि जो आपकी ये जो रेजिस्टेंस है, आप देखें 1/2πRC है ना, तो R नीचे बढ़ेगी तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका जो फ्रिक्वेंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो रिड्यूस दी FC। अच्छा, फॉर द फुली बाईपास्ड, अब हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, फॉर द फुली बाईपास केस सच एज शोन इन द टेक्स्ट इन द एग्जांपल द एसी एमिटर रेजिस्टेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द बीटा टू ऑब्टेन। अगर आर को फुली बाईपास कर दें तो जो अंदर वाली रेजिस्टेंस बस उसको आपने बीटा से जरा, जिसको आर पाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी R1 पैरेलल विद R2, ठीक है, साथ में CBC उसके साथ पैरेलल में आ जाएगी। तो ये दोनों कैपेसिटेंस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी, ये ज़हन में रखना। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में आ जाएं तो वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो बीटा इंटू आर डैशिंग, कैपेसिटर का काम चार्ज को स्टोर करना है ना, तो ऐसे ही है जैसे दो स्टोरेज आपने पैरेलल में लगा दी हैं, दो टैंकियाँ लगा दी हैं, तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है ना, तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, आपकी ऐड होगी, पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होते हैं, सही है। अच्छा, और आउटपुट साइड और इसकी इक्विवेलेंट कैसे हम निकालेंगे, आर एस पैरेलल विद आर वन पैरेलल विद आर टू पैरेलल विद बीटा आर डैश ई। ये देखें, ये सारे आर वन पैरेलल विद आर टू पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद बीटा इंटू आर डैश ई। यहाँ से इक्विवेलेंट निकल आई आर इन आर वाली, और सी कैसे निकला, इन दोनों को ऐड करके, तो इससे क्या निकलेगी, हाई फ्रिक्वेंसी निकलेगी। उसका क्या फार्मूला है, 1/2πRC। आर क्या इक्विवेलेंट आर, सी क्या इक्विवेलेंट सी। सी कैसे निकालना है, इन दोनों को जमा कर, पहले क्या करना है कि तोड़ना है, इनपुट आउटपुट सीबीसी को तोड़ना है, फिर अगर बीई गिवन है आपको, जो कि गिवन होगा उसमें ऐड करना है, उससे क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, और फिर क्या करना है 1/2πRC का फार्मूला लगाना है, तो उससे क्या निकलेगा, आपकी हर्ट्ज निकल आएंगे, फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। ये देखो लिखा भी है CBE प्लस सी इन माइलर, सही है। अच्छा जी, इफ देर इज एन अनबाईपास्ड एमिटर, तो उस सूरत में क्या होगा, बीटा इंटू आर डैश ई प्लस ये आ जाएगा साथ इसके, ठीक है। अगर अनबाईपास्ड कैपेसिटर नहीं लगाया बाईपास वाला, ये लैब के अंदर भी आपको काफ़ी उसमें करवाता है विद बाईपास विदाउट बाईपास, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। तो 1/2πRS पैरेलल विद R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा इंटू आर डैश ई प्लस RE1, उसके बाद आ जाएगा C टोटल, तो 1/2πRC, सही है। If there is an unbypassed emitter resistor RE1 in this case, the Thevenin resistance is modified to this। अच्छा जी, ले जी, अब मैच पड़ गया आपका, अब आ गया सवाल, ठीक है। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। इसमें देखें माइलर, इसमें देखें इसमें क्या क्या गिवन है, आर एस गिवन है 600 ओम, आर डैश ई गिवन है, बीटा गिवन है, देखो सी बी ई गिवन है, सी बी सी गिवन है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन इसकी करूँ तो सी पहले 1/2πRC ये लगाना है हमने, आर सी ये एफ सी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है, तो इसमें सी पहले फटाफट निकालो। गेन कितनी गिवन है, गेन गिवन है वो देखो ऊपर ए बी 9.7 है, तो निकालें ज़रा 9.7 प्लस 1 इंटू ये कितना है, सी बी सी कितना है 3.5, 3.5 प्लस और सी बी ई कितना है 6, ये ज़रा कैलकुलेट करें कितना आता है, ये आपकी आ जाएगी सी इन पिको फेरेड्स के अंदर है सारी की सारी ना, तो ये आ रही है 43 पिको फेरेड आपका आ रहा है, कैलकुलेट भी कर लो यार, 43 पिको फेरेड आ रहा है, ठीक है। और आर थेवेनिन कितना आ रहा है आपका, आर थेवेनिन यहाँ पे आर थेवेनिन आपका आ जाएगा R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS, R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS, ठीक है। और इस तरफ से मैं देखूंगा तो क्या होगा, पैरेलल विद बीटा इंटू आर डैश ई प्लस RE1, यही होगा ना, RE2 नहीं, वो तो बाईपास हो गई ना। हाँ, अगर एक ही RE होती है और कैपेसिटर से तो उसको खत्म कर देना, मसलन अगर आपके पास ये ना होती, RE1 ना होती आपके पास, ये होती, इसको हम RE कहते हैं, फिर बस R डैश ही लेना था, क्योंकि ये इसको शॉर्ट कर रहा है।
तो यही है, देखें आर एस पैरेलल विद आर वन पैरेलल विद आर टू पैरेलल बीटा इंटू आर ई प्लस आर डी। ये थोड़ी सी आपके लिए कैलकुलेशन, इसकी प्रैक्टिस बहुत करें आप, कैलकुलेटर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी होता है, टाइम नहीं होता, तो उसमें प्रेशर सिचुएशन में आपके पास गलतियाँ ना हो, सीधी सीधी कैलकुलेशंस भी गलत हो जाती हैं, तो वो फिर आप मसला होगा। तो कितनी आ रही है जी, 493 ओम आती है, 493 ओम। तो निकालने फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई RC, ये कितना है जनाब, 43 पिको कितना होता है, 10 की ताकत -12 ज़रब, ये कितना आ रहा है 40 कितना 493 ओम। ये निकालने ज़रा, ये अच्छी खासी वैल्यू निकलेगी। लो भाई 7.4 मेगा हर्ट्ज आ रही है आपकी, 5 या 4 7.4 मेगा हर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी हमको कौन से निकालेंगे, आउटपुट साइड से निकालेंगे। दूसरी कहाँ से निकालेंगे, आउटपुट साइड से। फिर इनमें जो सी छोटी होगी वो डोमिनेंट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, सही है। इन दोनों में जो छोटी वाली होगी उसको पिक करना है, सही है। तो ये आपकी 7.4 मेगाहर्ट्ज आ गई। अच्छा जी, ये देखें, ड्राइव द इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट आरसी सर्किट फॉर द बीजेटी एम्पलीफायर। इस सर्किट में, हाँ ये तो सिंपल है। आप मुझे बताओ क्या होगा, R1, इसकी आर इन क्या होगी, R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RS पैरेलल विद जस्ट बीटा R डैश ई, क्योंकि ये बाईपास कर रहा है इसको। देखें हर तरह का क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें ये देखो डेटा शीट में क्या मिल रहा है, बीटा कितना 125, बीटा 125 है, और क्योंकि बीटा आर डैश ही करोगे ना आप, सी बी ई कितना है 20 पिको। और अब इसमें ना आपके पास ए वी गिवन है, ए वी नहीं गिवन, इसकी बताओ ए वी कैसे निकालोगे, माइनस इसकी ए वी क्या होगी ज़रा बताओ, अभी चेक कर लेते हैं। माइनस आर सी कितना है इसमें 2.2 किलो पैरेलल विद 2.2 किलो तकसीम आर डैश ई, ये कितना आ जाएगा 1.1। ज़रा 10 की ताकत इन करें ज़रा कैलकुलेट फटाफट। आर डैश ई कितना है, आर डैश ई कितना गिवन है, आर डैश ई गिवन नहीं है, आर डैश ई, अच्छा आर डैश ई, अच्छा आर डैश ई कैसे निकालते हैं, लें जी, इस सवाल में तकरीबन सारी चीज़ें होनी। आर डैश ई कैसे निकालोगे, वी टी ओवर आई ई। अब आई ई कैसे निकालोगे इसमें ये सवाल है सही। देखो ये पहले वोल्टेज निकालो, ये कितना आ रहा है 4.7 के तकसीम 22 के प्लस 4.7 के, ये वोल्टेज आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं जी 1.76 वोल्ट, 1.76 आ गए। इसमें से 0.7 माइनस करें तो कितने आ गए हैं आपके पास 1.06 वोल्ट। इसको तकसीम कर दें 470 से, क्या करें 470 से इसको तकसीम कर दें, तो 470 से तकसीम करें कितना आ रहा है 2.26 2.26 मिली, तो ये आई ई आ गया। अब आर डैश ई क्या होगा 25 मिली वोल्ट, 25 से 26 इसने कितना 25 मिली वोल्ट तकसीम 2.26 मिली करें तो ये आ जाएगा आपका 11.1 ओम। ये देखें यहाँ पे ये कर दिया इसने कि आर डैश ई अगर नहीं गिवन तो फिर ऐसे फाइंड करना है आपने, सही है। आर डैश ई आ गया अब आपके पास। अब इसमें पुट कर दो गेन के फार्मूले में 1.1, ये करो ज़रा फटाफट, 1.1 10 की पावर 3 तकसीम आर डैश ई कितना आ रहा है 11.1 ओम। कितनी आ रही है गेन बताओ, यानी ये आपकी बन जाएगी 99, ये आपकी ए वी आ गई। तो 99 प्लस 1 कितना हो गया 100, 100 ज़रब सी बी सी 2.4 पिको प्लस 20 पिको, यहाँ से क्या निकलेगी आपकी सी इन, उसको आप फिर आर इन कैसे निकालोगे, ये जो आर इक्विवेलेंट वो क्या है आर वन पैरेलल विद आर टू पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद बीटा आर डैश ई, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे 1/2 पाई आर सी। आगे बात समझ, यही है भाई, इसमें जो करतब है यही वाले करतब है, बस समझ रहे, बाकी और कुछ नहीं है। ये इसी तरह ही जो है वो इसको हम इसको सॉल्व किया करेंगे। तो किसी भी तरह का सर्किट आपको आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डू दैट सर्किट, ओके। तो बीटा 125 है, सी बी कितना 20 पिको 2.4 पिको, तो ये इसने वी बी निकाला, फिर 0.7 माइनस किया तो क्या आ गया वी ई आ गया, वी ई को तकसीम कर दिया इसने 470 से 2.26 आ गया। आर डैश ई क्या होगी 25 मिली ओवर आई ई 11.1 हम। टोटल रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, आर एस पैरेलल विद आर वन पैरेलल विद आर टू पैरेलल विद बीटा आर डैश ई कितनी निकल रही है 378 ओम, 378 ओम। और वहाँ से कैपेसिटेंस आप निकाल लें और 1/2 पाई आर सी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये गेन कैसे निकाली इसने,
आर सी डिवाइडेड बाई आर डैश ई, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया है, ये अंडरस्टूड है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाई आर डैश ई 1.1 के, ये कैसे है 2.2 के पैरेलल विद 2.2 के, तो क्या आ जाएगा 1.1, हाफ हो जाती ना, आर प्लस आर पैरेलल विद आर इज आर बाई 2, आर पैरेलल विद आर इज आर बाई 3, ओके। और सीरीज में क्या होता है आर प्लस आर 2 आर प्लस आर इज 3 आर, ठीक है। तो अच्छा, तो C इन माइलर क्या होगा, AV प्लस 1 99 आ गई, तो 99 प्लस 100 2.4 से करो 240 पिको फैरेड, जमा 20 करो तो 260 पिको फैरेड, तो 1/2 पाए 378 इंटू 260 पिको फैरेड 1.62 मेगाहर्ट्ज। देखिए मेगाहर्ट्ज में आई, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी है ना। और ये कौन सी कैपेसिटेंसेस हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, ये जो बटन है हमारे उसे हमें नज़र नहीं आ रही, और जो हमें नज़र आती वो क्या है C1 C2 C3, उससे क्या निकलती है, लो फ्रीक्वेंसी निकलती है। और उसमें अगर 3 है तो कौन से वाली लेनी है, जो सबसे बड़े वाली है, और इनमें जो जो सबसे छोटे वाली होगी वो लेनी है, तो उससे हमारा ये बनेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये वाला, ये यानी एफ एच माइनस एफ एल, याद है ना, करवाया हुआ आपको बैंड विड्थ, तो एफ एच कौन सी है, ये वाली, और इधर कौन सी है, ये वाली, सही है। उससे हमारी बैंड विड्थ निकल आएगी। तो इसमें आप देख लें वी थेवेनिन R1 पैरेलल विद RS पैरेलल R1 R2 पैरेलल बीटा R डैश 378, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट इसने बनाया हुआ है, सही है। अच्छा, इस पे करते हैं डिटरमाइन द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीफायर शोन ड्यू टू इट्स आउटपुट RC। आउटपुट की वजह से क्या होगी, आउटपुट RC, तो आउटपुट RC की वजह से हम निकाल लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा कि CBC आ जाएगा। CBC क्या होगा, 99 प्लस 1 ओवर 99, 100/99 इंटू CBC, तो उसमें देख लें कितना आता है, ये आता है आपका 2.4, उतना ही है, देखें अप्रॉक्सीमेट ऊपर लग रहा है उतना ही, ज़रा फर्क नहीं है, पॉइंट्स में जो आके 2.4 समथिंग वो इक्विवेलेंट ही है। अच्छा जी, यानी 2.4 ही लिखा हुआ है, तो फ़र्क नहीं है ना ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इसमें, यहाँ से अगर इक्विवेलेंट देखें तो ये दोनों को आपको पैरेलल में करना होगा, RC पैरेलल विद RL, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी, तो वो कितनी है यहाँ पे 1.1 के, ठीक है। तो अब निकालें 1/2 पाई 1.1 के ज़रब 2.4 पिको, तो वो आपकी आ रही है 60.3 मेगाहर्ट्ज, 60.3 मेगा। इससे पीछे वाली कितनी थी, ये 60.3 मेगा, इसी क्वेश्चन की जिसमें ये 1.6 थी, इससे कम थी, तो वो डोमिनेंट है, सही है, वो डोमिनेंट होगी फिर। अच्छा जी, अब चलते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है 1.1 के और 2.4 पिको। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टोटल एम्पलीफायर का रिस्पांस क्या है। इन जनरल द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटी। ये समरी है भाई, देख लो। In general, the overall frequency response is the combination of 3 lower critical frequencies due to coupling capacitors C1, C2, C3 and bypass capacitors and 2 upper critical frequencies, जो एक इनपुट साइड की और आउटपुट साइड की इंटरनल, ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटेंस, जो कि माइलर इफेक्ट से हमने क्या निकाली, किससे निकाली है, माइलर इफेक्ट। माइलर इफेक्ट क्या था, इनपुट और आउटपुट के दरमियान कैपेसिटेंस को दो हिस्सों में सेपरेट कर दो, इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे, ओके। अच्छा जी, अब इसमें द बैंडविड्थ इज मेजर्ड बिटवीन द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज, बहुत बड़े बड़े फिक्रे हैं ये, ठीक है। द बैंडविड्थ इज मेजर्ड बिटवीन द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज FC1 FC2 FC3, तो डोमिनेंट कौन सी है, FC3 डोमिनेंट है, और इसमें FC4 FC5 में FC4 डोमिनेंट है, यानी इसमें पीछे वाली और इधर आगे वाली, इसके दरमियान बैंडविड्थ है आपकी, यानी FC4 माइनस FC3, इसको हम कहेंगे FCU, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपर, FCU, FC क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, U मींस अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, FCL लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ क्या होगी, FCU माइनस FCL, सही है, FCU माइनस FCL, वो आपकी आ जाएगी बैंडविड्थ। अच्छा जी, ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब आपके सामने FCU और FCL है, डोमिनेंट, डोम का मतलब है डोमिनेंट, बैंडविड्थ इसके दरमियान है, एक आइडियल फिल्टर की दिखाई है और साथ में एक्चुअल फिल्टर की दिखाई है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें ना। अच्छा जी, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर हैविंग FCL 200 है,
एफ सी अब कितना है, 2 किलो हर्ट्ज है, ये तो डिफरेंस कर दो यार, 2000 माइनस 200, 1800 हर्ट्ज है। नोटिस दैट बैंडविड्थ हैज द यूनिट ऑफ हर्ट्ज, ठीक है। इफ एफ सी एल डोमिनेंट, लोअर वाली डोमिनेंट, अगर अगर आप इसको बढ़ा देते हो, यानी नेगेटिव के बाद वाली एफ सी एल को बढ़ा देते हो तो कम हो जाएगी ना, तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी। डज द बैंडविड्थ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होगी। अच्छा, इफ एफ सी अप इज इंक्रीज तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ए माइनस बी है ना, अगर बी को आप बढ़ाओगे तो डिफरेंस मतलब डिफरेंस, मतलब वैल्यू जो आंसर है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इफ एफ सी एल इज इंक्रीज, बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इफ एफ सी यू इज इंक्रीज तो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी ये देखो ना, इसको बढ़ा दोगे ना, 2000 हर्ट्ज की जगह 2200 हर्ट्ज कर दोगे, 2300 कर दोगे, तो बैंडविड्थ तो बढ़ ही जाएगी। और 200 हर्ट्ज की जगह 400 कर दोगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, सही है। तो ये पॉइंट था इसके अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना एक गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट एक टर्म होती है, गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट। गेन जरा बैंडविड्थ का प्रोडक्ट, एफ टी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एफ टी बोलते हैं, एफ टी, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये कांस्टेंट होता है नॉर्मली, यानी गेन, अगर यानी अगर आप अपनी बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे ना तो गेन कम हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेम है। जैसे वो ट्रांसफॉर्मर नहीं तो बेसिकली वी आई, वी बढ़ाते तो आई कम हो जाता है, सही है। तो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन एंड बैंडविड्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट वेयर द रोल ऑफ इज -20 dB पर डेकेड, ये वो लॉगरिथमिक में हमने देखा था, -20 dB पर डेकेड, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। यूजुअली एफ सी एल जो है वो जाहिर है मच लेस होती है, वो मेगाहर्ट्ज के अंदर होती है, ये वाली हर्ट्ज के अंदर होती है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है इनमें। तो बैंडविड्थ क्या होगी, एफ सी यू माइनस एफ सी एल। तो ये बेसिकली इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी इतने मेगा हर्ट्ज में से 10 की ताकत 6 में से छोटे से माइनस भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 10 लाख रुपए में से तुझे 100 रुपया कट भी दो तो कोई फर्क नहीं पैंदा, बात समझ रहे हो। तो ये उस तरह की बेसिकली बात है कि एफ सी यू माइनस एफ सी एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ सी यू। तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी भी इसको हम कह सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू ए वी बी वी बी डब्ल्यू, सॉरी। तो अब इसमें देखें, एक एम्पलीफायर है, इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अब आपका एक एम्पलीफायर है, उसमें आप बैंडविड्थ अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले उसकी इतनी बैंडविड्थ, अब आपने बैंडविड्थ उसकी बढ़ाई है तो गेन कम हो जाएगी, सिंपल। बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो गेन कम हो जाएगी, और बैंडविड्थ कम करोगे तो गेन बढ़ जाएगी, ये इसमें पॉइंट है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द unity gain frequency is that it is always equals the mid-range it always equals the mid-range voltage gain times the bandwidth for a given transistor. If a transistor data sheet specifies ft 100 megahertz, this means that the transistor can give a voltage gain of 1 up to 100 megahertz, ठीक है, और a gain of 100 up to 1 megahertz और any combination of gain and bandwidth। अब इससे कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें देखें, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। A certain transistor has an FT of 175 megahertz. When this transistor is used in an amplifier with a mid-range voltage gain of 50, what bandwidth can be achieved ideally? तो FT कितना है, 175 मेगाहर्ट्ज है। FT के यूनिट होंगे ना, देखो AV क्या होता है, यूनिट लेस होता है, रेशो होती है, V बाई V होता है ना, उसको ज़रब देते हैं जब आप फ्रीक्वेंसी से, तो एक FT निकलता है, उसके यूनिट भी जाहिर है वो फ्रीक्वेंसी वाले ही होंगे ना, सही है। देखें FT क्या है, FT इज गेन ज़रब बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज, ये तो यूनिट लेस है, तो इसको जब इससे ज़रब दोगे तो आंसर भी किस में आएगा, हर्ट्ज के अंदर होगा, ठीक है। तो अब आपके पास FT कितना है, 175 मेगा हर्ट्ज है, और गेन कितनी है जनाब, 50, तो बैंडविड्थ कितनी होगी, 175/50, कितना आ रहा है, 3.5 मेगाहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ है। अगर आप इसकी गेन कर दो 100 गेन कर दो इसकी, अगर आप 100, तो फिर आपकी ये जो अगर 100 गेन करोगे तो आपकी मतलब आपने क्या किया कि गेन बढ़ा दी तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, इससे भी कम आ जाएगी आपकी। फिर आपकी आ जाएगी ये 3.5 है ना, तो ये हाँ 1.75 मेगाहर्ट्ज रह जाएगी। आगे बात समझ, गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एन एम्पलीफायर हैज अ मिड रेंज वोल्टेज गेन ऑफ 20 एंड अ बैंडविड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। ये देखें
ए भी कितना है 20, मैंने तो एफ टी इसका कितना होगा, दोनों को ज़रब दे दो, 20 मेगाहर्ट्ज इसका एफ टी है। व्हाट इज एफ टी ऑफ द ट्रांजिस्टर, 20 मेगाहर्ट्ज, 20 ज़रब 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 20 मेगाहर्ट्ज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।